नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसा कि हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि जितने भी आगामी एग्ज़ाम 12th में फिजिक्स के लिए जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे या छोटे छोटे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको धीरे धीरे करके कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आपका 5 नंबर के मार्क्स में ये आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यप्रणाली चित्र द्वारा समझाइए, अथवा कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अथवा डायनमो के बारे में। वैद्युत जनित्र या डायनमो एक ऐसी यंत्र या ऐसी युक्ति या मशीन होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। पूछा जाता है विद्युत जनित्र या डायनमो किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, जो कि फैराडे के द्वारा दिया गया है। यदि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करते हैं, जनित्र या डायनमो के सिद्धांत की बात करते हैं, तो जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य अथवा व्यय यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाती है। इस प्रकार का ये सिद्धांत वैद्युत जनित्र का सिद्धांत कहलाता है। तो वैद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? जब किसी बंद कुंडली को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से होकर बहने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल तथा वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य अथवा व्यय यांत्रिक ऊर्जा ही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिणित हो जाती है। यह वैद्युत जनित्र या डायनमो का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं संरचना की, वैद्युत डायनमो है या जनित्र की संरचना की बात करते हैं, तो देखो जनित्र की संरचना में इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं। जैसा कि इस प्रकार देखो दिया गया है। एक क्षेत्र चुंबक होता है जो N और S ध्रुवखंड के 2 क्षेत्र चुंबक होते हैं। इनके मध्य में एक आयताकार ABCD आर्मेचर कुंडली रखी होती है जिसको तेजी से घुमाया जाता है, और इसमें इसके ध्रुवखंड जो सर्पी वलय लगे होते हैं, एक सर्पी वलय लगा होता है ध्रुवखंड से, दूसरा सर्पी वलय पे ब्रुश लगे होते हैं। तो 4 भाग होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, सर्पी वलय तथा बोलते हैं दूसरे में हो जाता है आपका ब्रुश। यदि हम एक एक को पढ़ें तो देखते हैं क्षेत्र चुंबक की यदि हम बात करते हैं, क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली NS क्षेत्र चुंबक या ध्रुवखंड NS 2 क्षेत्र चुंबक होते हैं। इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना प्रमुख कार्य होता है। क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं? NS ध्रुवखंड होते हैं जो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक होते हैं। इसके मध्य में रख करके कुंडली को घुमाया जाता है या इसका प्रमुख कार्य है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। यदि हम बात करते हैं आर्मेचर कुंडली की, तो आर्मेचर कुंडली जैसे देखो इसमें इस प्रकार से ये बनी हुई है, ये आर्मेचर कुंडली बनी हुई है। यदि आर्मेचर कुंडली की बात करते हैं तो यह एक आयताकार ABCD कुंडली होती है जो लोहे के कच्चे क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तारों के बहुत से फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। आर्मेचर कुंडली क्या है? ABCD आयताकार आर्मेचर कुंडली होती है जो आयताकार होती है। इस पर तांबे के पृथक्कृत तारों को लपेटकर, बहुत सारे फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक ध्रुव खंड जो N और S के मध्य में शक्तिशाली जो शक्ति जैसे कि स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। इसको मतलब जो आपकी आर्मेचर कुंडली है इससे बाहर से इसमें शक्ति दे करके इसको घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं नंबर नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की, जैसा आ जाता है सर्पी वलय। तो सर्पी वलय क्या है? कुंडली पर लिपटे तांबे के तार के दोनों सिरे धातु के 2 इस प्रकार से
छल्लों के रूप में इस प्रकार से सर्पी वलय बनते हैं। S1 S2 होते हैं जो कि ध्रुव खंड से या आर्मेचर कुंडली के साथ अक्ष पर जुड़े होते हैं और उसी में घूमते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि S1 S2 जुड़े रहते हैं, आर्मेचर कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते रहते हैं, इनको सर्पी वलय कहते हैं। ये छल्ले परस्पर धुरादंड से पृथक्कित होते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, यदि हम बात करते हैं बुरुश की, तो बुरुश देखो क्या होता है, सर्पी वलय S1 S2 सदैव तांबे की पत्ती B1 B2 से स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुरुश। जो सर्पी वलय इस प्रकार के बने हैं, ये पृथक्कित तांबे जो आपके धातु के बने हैं, इस पर इस प्रकार से धातु की दो पत्ती लगी होती है, इस प्रकार से इनको ये B2 और इधर वाला B1 ये ब्रुश कहलाते हैं, ये ब्रुश कहलाते हैं। ये ब्रुश स्थिर होते हैं तथा इनका संबंध बाह्य परिपथ से कर देते हैं, जिससे वैद्युत धारा जिसमें वैद्युत धारा भेजनी होती है। यदि हम बात करते हैं कार्यविधि की, बात करते हैं वैद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है, तो कार्यविधि, तो माना आर्मेचर कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। किसी क्षण कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर जा रही है तथा AB भुजा ऊपर की आ रही है, तो इस स्थिति में भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। अतः बाह्य परिपथ में वैद्युत धारा ब्रुश S2 से जाएगी तथा S1 से वापस आ जाएगी। यदि S2 की बात करते हैं तो एज लाइक B2, क्योंकि S2 जो सर्पी वलय है उस पर B2 लगा है, अर्थात ब्रुश B2 से बाहर आएगी तथा S1 से वापस जाएगी। परंतु कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में, जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा AB नीचे की ओर जाएगी और CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब इस स्थिति में ब्रुश S जो आपका B1 है, जो सर्पी वलय S1 पर लगा हुआ है, इससे धारा बाहर आएगी, जबकि S2 से धारा वापस या B2 से धारा वापस जाएगी। इस प्रकार क्या होगा, धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, क्योंकि आधे चक्कर के बाद में धारा जो होती है, आधे चक्कर के बाद बाह्य परिपथ की दिशा बदल जाती है। अतः इस प्रकार बदलने के कारण इसे प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो आता है आपका 5 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का आएगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार और ये अच्छे से याद हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ पाएँ। दोस्तों हमारे चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।